चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट फिनिश अप कर लिया था, दैट इज इनकम मेथड। उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी हम कर चुके हैं, सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। राइट, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर जनरली जो हम नेशनल इनकम निकालने वाले हैं बेटा, वो एक्सपेंडिचर के थ्रू निकालने वाले हैं। आपने इनकम मेथड पढ़ा था बेटा, तो वहां पर जो नेशनल इनकम निकाला था वो किसके बेसिस पे निकाला था? इनकम के आधार पर। राइट, वहां पर हमने इनकम के आधार पे चीजों को कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर के आधार पे। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर किया जाएगा बेटा? एक्सपेंडिचर्स को। और एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो नेशनल इनकम का क्वेश्चन आया, ठीक है, और उसमें माइट भी दोनों ही मेथड दिए भी है, इनकम मेथड भी एक्सपेंडिचर मेथड भी, और उससे आपको क्या निकालना है बेटा? नेशनल इनकम। तो आपका आंसर ना दोनों ही मेथड से सेम आएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन सेम कॉन्सेप्ट पूछा हो। पता लगे आपका इनकम मेथड से जीएनपी पूछा है और एक्सपेंडिचर मेथड एनएनपीएम, तो सेम नहीं आएगा बेटा। मान लो नेशनल इनकम निकालना है दोनों ही मेथड से, एनएनपीएफसी, राइट, दोनों ही मेथड से, तो सेम आएगा आंसर। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसका रीजन सुन लीजिएगा, फिर इस मेथड को डिस्कस करते हैं। जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ expenditure, in terms of expenditure on purchase of final goods and services। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो मेन सेगमेंट रखा गया है वो किसको रखा गया? एक्सपेंडिचर को। यानी कि हम फाइनल एक्सपेंडिचर को यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। मैं ना आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ बच्चे ग्रुप में, कुछ बच्चों का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो ये लिंक ना प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, इसको आप ग्रुप में शेयर कर देना बेटा, दोनों ही ग्रुप में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर मेन पॉइंट किसको माना गया है? एक्सपेंडिचर को। अब जरा ध्यान से सुनना, और इनकम मेथड में मेन पॉइंट किसको माना गया था? इनकम को। मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सा बात बताना, बिल्कुल सिंपल सी बात बताना। मान लो मिस्टर राम है और ये मिस्टर श्याम है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे बच्चे। मिस्टर राम है और ये मिस्टर श्याम है। मान लीजिए ये है शॉपकीपर, ठीक है बच्चे, और ये मिस्टर राम जो है हमारे, ये है कंज्यूमर। अब मान लो ये इनकी शॉप में जाते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, वट एवर द एक्सपेंडिचर, राइट। अब मिस्टर श्याम को एक्सपेंडिचर किया गया, यानी कि ध्यान सुनना, इनका खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, इनका खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? मान लो इन्होंने 1000 रुपए की कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, तो 1000 रुपीज मिस्टर राम का क्या हो गया? खर्चा। और वही चीज, डोंट यू थिंक द इनकम ऑफ द मिस्टर श्याम, यानी कि जो मिस्टर राम का खर्चा है वो मिस्टर श्याम के लिए क्या हो गया बेटा? इनकम। तो ऐसे ही इकोनॉमी में किसी ना किसी का खर्चा सामने वाले की इनकम होता है। कंपनियों से बेटा हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो दैट इज एक्सपेंडिचर, वो हमारा क्या बेटा? खर्चा है। बट कंपनीज का क्या है? इनकम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे फीस पे करोगे, दैट इज योर एक्सपेंडिचर, बट मेरे एंगल से क्या है बेटा? वो इनकम है। तो भले मैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालूं या एक्सपेंडिचर मेथड से, वो नहीं तो बेटा सेम ही चीज है। यानी कि देश में जितना खर्चा हुआ होगा उतनी ही तो लोगों की इनकम होगी। यस और नो? तो दैट्स व्हाई बेटा यहाँ पर जो बेसिक, और हाँ एक और चीज बता दूं, ना तो ट्रांसफर इनकम ना तो ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। तो ये मत बोलना सर अगर किसी बंदे ने खर्चा किया, ध्यान सुनना, किसी बंदे ने खर्चा किया एज अ डोनेशन किया था, एज अ डोनेशन किया था, तो दैट मीन्स, ध्यान से सुनना भाई साहब, ना तो ट्रांसफर पेमेंट और ना ही ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है, मेरा खर्चा सामने वाले की इनकम, राइट, उसको अगर मैं नेशनल इनकम से कैलकुलेट करूंगा, तो भले इनकम मेथड में निकाल रहा हूँ, भले मैं एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहा हूँ,
मेरा नेशनल इनकम सेम आएगा, बट याद रखना पूछा सेम होना चाहिए। मान लो एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ और पूछ रहा है, इनकम मेथड से कुछ और पूछ रहा है, फिर मत बोलना कि सर सेम नहीं आ रहा आंसर। ठीक है ना, जब सेम चीज पूछी होगी तो ही बेटा सेम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। अब आते हैं सर यहाँ पर एक्सपेंडिचर को, जो फाइनल एक्सपेंडिचर है ना उसको क्लासिफाइड किया गया है, याद है ना। इनकम को चार पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लसेस, और सॉरी तीन पार्ट्स में, और मिक्स इनकम। फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के फर्दर चार टाइप से, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस के तीन टाइप से, और मिक्स इनकम आपकी अलाउंस थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी बेटा फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड किया गया है। क्या किया गया है? दैट इज क्लासिफाइड किया गया है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि वो जो हमारी फाइनल एक्सपेंडिचर है वो कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे। राइट, समझ आया बच्चे? बेसिक सिचुएशन समझ आई आपको? प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो यहाँ पर फाइनल एक्सपेंडिचर को हम क्लासिफाइड करेंगे। तो जनरली बेटा हमारा जो ये फाइनल एक्सपेंडिचर है थ्री पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में क्लासिफाइड हुआ है। पहला आप इनके नाम लिख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, पहला है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना नालायको, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज जी। तीसरा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फोर्थ वी आर हैविंग नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। देखो बच्चों, तो जनरली दिस इज द सिचुएशन, इसको हम शॉर्ट में आई बोलेंगे और इसको हम शॉर्ट में एक्स माइनस एम बोलेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। देखो, अच्छा एक मिनट लिखना बंद करो प्लीज, एक मिनट लिखना बंद करो, पहले तो सुन लो, आराम से आप लिख लेना, आपको टाइम मिलेगा। 2 मिनट स्टॉप राइटिंग प्लीज। देखिए बेटा, सर क्या कहता है फाइनल एक्सपेंडिचर, बेटे चार के अलावा ना और कोई खर्चा नहीं होता इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, इन चार के अलावा कोई और खर्चा नहीं होता। कौन सा बेटा? फैक्टर एक्सपेंडिचर, अगर मैं इसको बोलूं फैक्टर पेमेंट, ठीक है ना, ट्रांसफर पेमेंट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। कहते हैं फाइनल, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। याद है ना, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में हाउस होल्ड क्या होते हैं। तो हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है बच्चे, उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, तो कहते हैं इनकर्ड बाय गवर्नमेंट। नाम से ही पता लग रहा है बेटा सरकार ने खर्चा करा है। जी बिल्कुल, सरकार भी खर्चा करती है। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो चैप्टर नंबर 1 में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, जिसमें कंज्यूमर में तीन टाइप्स मैंने आपको बताए थे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? तो कहता है इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स का खर्चा होता है बेटा उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये इनकर्ड इनकर्ड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ अपने देश के खर्चों को कंसिडर कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर इंपोर्ट भी आएगा, पढ़ाऊंगा कैसे सिचुएशन रहेगी। यहाँ पर हमने नेट एक्सपोर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन बेटा आउटसाइड इंडिया क्या करा, बेचा, तो वहाँ के लोग बेटा इस पर खर्च कर रहे हैं, तो दैट मीन्स माई एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपेंडिचर इन इनकर्ड इन इंडिया। भारत में एक्सपेंडिचर हो रहा है बेटा विदेशियों का, ठीक है ना। तो कहते हैं इन चारों खर्चों को जोड़ने के बाद बेटा हमारे पास डोमेस्टिक इनकम कंसिडर हो जाएगी, राइट। तो इस बेसिस पे हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे। जरा ध्यान सुनिए बेटा, पहला क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। अब जरा ध्यान सुनो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा बेटा इनको,
क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर बच्चा कहीं फंसता है तो इन्हीं पॉइंट में फंसता है। ठीक है ना। आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया होगा डायरेक्ट, कोई डाउट वाली बात नहीं। आपको गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर भी डायरेक्टली दिया होगा, इसमें भी कोई बेटा ट्रिक नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, राइट। बट जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेट एक्सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमें काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है। माइट भी आज की क्लास बेटा मुझे इसी दो पॉइंट को समझाने में लगे, राइट। चलिए अब इसको फटाफट से लिख लीजिए, फिर वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करते हैं। चलो जी, नोट करो फटाफट से। तो जैसे कि बेटा पॉइंट्स हमने हमें लिखे, अब इसको हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है। देखो पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, दूसरा पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा, क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल पॉइंट। आपको सिर्फ याद रखना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिस इज बेसिकली इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिस इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 1 में हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। भाई साहब मेरे साथ के साथ नोट करने की गलती ना करें, तो पहले चीजों को ध्यान से समझ लें, फिर उसको आराम से नोट कीजिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है ये आई। अब जो ऊपर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, भाई साहब वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में जनरली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहीं पर आपको मिलेगा ही नहीं। इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है भाई। तो आई का मतलब एक इनकम, पहले ध्यान से सुन लेना नलायक को, बीच में कोई भी डाउट नहीं पूछेगा, तो बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। पहले मुझे कंप्लीट करने देना, उसके बाद तुम्हारे मन में जो भी डाउट हो रहा है वो पूछना आराम से। देखो क्या लिखा हुआ, आई का बेसिक मतलब यहाँ पर क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि सर यहाँ पर दो बातें हो गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो हमें लेना ग्रॉस वाला लेना है। याद करो चैप्टर नंबर 1, मैंने कहा था ना चैप्टर नंबर 1 काफी लिंकअप होगा। तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कराया था आपको। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके हमने नेट इन्वेस्टमेंट निकाला था, राइट। और वहां पर इन्वेस्टमेंट का नाम हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, कैपिटल फॉर्मेशन। याद है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है आई का, यहाँ पर बेसिक मतलब क्या बताया गया है, आई का मतलब है ग्रॉस। एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, वो भी सिर्फ डोमेस्टिक वाली है, नेशनल इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। क्या कह रहा है देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है बच्चे, डोमेस्टिक इनकम है वो ग्रॉस वाली, यानी कि सर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है। तो कहते हैं सर ये वाली इन्वेस्टमेंट में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। दिस इंक्लूड, तीन चीजों को इंक्लूड किया हुआ बेटा इसमें। पहला है हमारा डेप्रिसिएशन, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, याद आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। सेकंड, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या इसको फिक्स इन्वेस्टमेंट के नाम ना बोल के हम ये बोल सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन स्टॉक। ठीक है बच्चे, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। तो कहते हैं सर ये जो हमारा बेसिक मेथड है, ग्रॉस आई जो है हमारा, वो आई जो है बेटा वो हमें क्या दिया रहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बेटा डायरेक्टली ये नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कहीं पर भी नहीं। और इसी वजह से हमें इसमें डाउट भी होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जनरली बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आए, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज आई। अगर जरा सा भी चेंज है बेटा तो वो आई कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो फिर उसको आई बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले याद रखना, अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए तो तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला डेप्रिसिएशन का, दूसरा फिक्स इन्वेस्टमेंट का, तीसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। इन तीनों चीजों को जोड़कर क्या निकल के आता है हमारे पास, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, राइट। समझ आया, यहां तक क्लियर हो, पहले मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझ आया, तो अभी तो हमें काफी चीज में डिस्कस करनी है, बोलो फटाफट।
और वैसे भी आप याद करो चैप्टर नंबर 1, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो वहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स कराए थे, आपको याद है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या थी, फिक्स एसेट से रिलेटेड थी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? अबे गधे, इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, ग्रॉस अमाउंट है, हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेनी है, तो याद करो ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता था। कुछ पढ़ते पढ़ते भी हो तुम लोग पुराने वाला, याद करो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ाया था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया था, तो नेट इन्वेस्टमेंट निकला था, याद है? तो इसका मतलब क्या था, इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्लूड था, डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट निकला था ना। तो यहाँ पर बेटा ये हमसे कह रहा है कि आपको नेट इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड रहेगा। ये क्लियर हुआ? और कोई डाउट किसी को इस पॉइंट को लेके? हाँ जी बेटा बोलो फटाफट से, समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बेटा अभिषेक बोलो फटाफट से, समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हम आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, आप ना सिचुएशन को समझो, जो मैं कह रहा हूँ, ग्रॉस यहाँ पर वैल्यू कंसिडर की जाती है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है देखिएगा। केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 एग्जाम में दिया रह सकता है, गिवन इन एग्जाम। मान लो एग्जाम में हमारे प्रश्न में दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना। अब मान लो गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पर कुछ, हमारा आई का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं, हमारा आई का मतलब हमने क्या पढ़ा था? अजी बोलो फटाफट से, हमने आई का मतलब क्या पढ़ा था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यही पढ़ा था हमने, आई का मतलब। बोलो बेटा, क्या हमने आई का मतलब यही पढ़ा था? जी, अभी मैंने यही पढ़ाया था ना आपको, आई का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ध्यान सुनना, एग्जामिनर ने हमें क्या दिया हुआ है, पढ़ो जरा इसको, क्या मैच कर रहा है दोनों? क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहा है ना। हमें क्या चाहिए, ग्रॉस, और इसने हमें क्या दिया हुआ है, नेट। तो जरा ध्यान से सुनेगा, अगर मैं अपना आई कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में किसको जोड़ दूंगा बच्चे, डेप्रिसिएशन को। और जैसे ही डेप्रिसिएशन जुड़ेगा, ये नेट क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यही बन जाएगा। और इसी का मतलब क्या होता है बेटा, हमारा आई, और जैसे ये आई हमें मिल गया, दैट मीन्स इसको हम नेशनल इनकम में ऐड कर देंगे। अब जरा 2 मिनट सुनना, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, इधर सुनो बेटा ध्यान से। जिन बच्चों का डाउट था ना नेट वैल्यू, अभिषेक आप ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर जनरली हमने क्या निकाला, हमने नेट निकाला। आई का मतलब बेसिकली हमने क्या लिखा था यहाँ पे। अब मान लो कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हम डेप्रिसिएशन ऐड नहीं कर रहे, हमें नहीं करना डेप्रिसिएशन, हमें नेट वैल्यू लेनी है। भाई ले लो, क्या दिक्कत है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ही हो जाएगा आपको जब आप फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। जनरली मैं आपको बता दूं, अच्छा इसको ना लिखना मत, समझ लेना पहले ध्यान से, ठीक है। आपको लिखना यहीं तक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखना मत। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हमें नेट नहीं, हमें इसी को नेट वाली वैल्यू को ही लेना है, हमें ग्रॉस वाली वैल्यू नहीं लेना, क्योंकि हमें लगता है कि नेट वैल्यू ही हमें कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। मान लो बच्चे ये सोच रहे हैं, तो उस केस में बेटा जब आप नेशनल इनकम निकालोगे ना, तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मान लो आपने आई में ना नेट वैल्यू को ले लिया, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ा। अब जनरली याद है आपको क्या निकल के आता था, जीडीपी एट एमपी निकल के आता था। बोलो बेटा, यस और नो? अगर मैं जनरली, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड से क्या निकल के आता है, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यही निकल के आता था। बट इस इनकम मेथड था जहां पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी क्या कह रहा हूँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आता था। बोलो यार फटाफट से, तुम्हें याद भी है कुछ? अब अगर आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं जोड़ोगे, ध्यान सुनना, अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ा, तो बच्चे फिर आपका जो फॉर्मूले पे
जब आप फॉर्मूला ऐड करोगे तो फिर ये आपका निकल कर आएगा, ये एनडीपी एमपी निकल कर आएगा फिर से। फिर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल के नहीं आएगा, फिर वो क्या निकल के आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि फिर डेप्रिसिएशन को पूरी तरह से ही इग्नोर कर देना। बट ऐसा मत करना क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि हमने पढ़ा कुछ और तरीके से, राइट। तो इस वजह से बेटा, ताकि यहाँ पर ग्रॉस आए, यहाँ पर ग्रॉस आए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल कर आए, इस वजह से बेटा हम यहाँ पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को नहीं लेकर किसको लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कंसिडर यहाँ पर करते हैं। समझे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, आई होप सो समझ आ गया होगा आपको। हाँ जी बेटा, जिन बच्चों के डाउट हो रहा था समझ में आया, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ग्रॉस वैल्यू क्यों ले रहे हैं। हाँ जी, इस वजह से हम ग्रॉस वैल्यू लेते हैं। थोड़ा सबर क्या करो, हर चीज समझ में आएगा, तुम्हारे अंदर सबर ही नहीं होता नालायक। केस नंबर 2, तो इसलिए हमें ध्यान रखना, बिल्कुल कीप इट सिंप्लीफाइड। आप सिंपल रखना चीजों को। आप क्या करना, जब भी आपको नेट वैल्यू दी होगी उसको ग्रॉस बना देना, ताकि आप जो प्रोसेस कर रहे थे बेटा वो प्रोसेस चलता रहे, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल कर आएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल रखनी है चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना वरना दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी, ये हो गया पहला केस। सर एग्जाम में अगर ये दिया होगा तो, अब ये भी तो हो सकता है, गिवन इन एग्जाम नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बार बार मैं आई का मतलब नहीं लिखाऊंगा, आई का मतलब बार बार नहीं लिखेंगे बेटा, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी एक बार। तो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है बच्चे, ये लिखा हो देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। भाई साहब क्या सेम लग रहा है ये, देखो यहाँ पे बिल्कुल अलग है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ जी, इधर देखो प्लीज सारे के सारे बच्चे, यहाँ पर हमें एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या ये हमारा आई है? हाँ जी बोलो प्लीज, देखो पार्टिसिपेट करो तभी समझ में आएगा तुम्हारे को। क्या ये हमारा आई दिया हुआ है? नहीं सर, दिस इज नॉट आई। आई क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इसको आई बनाना पड़ेगा। तो आई बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोग पूरा लिखिएगा। सर नेट को हमें ग्रॉस बनाना पड़ेगा, तो क्या डेप्रिसिएशन जोड़ दूं, तो ये नेट क्या बन जाएगा, ग्रॉस। और बेटा यहाँ पे ना देखो क्या दिया हुआ, फिक्स इन्वेस्टमेंट दी हुई है खाली, इसका मतलब कौन सी इन्वेस्टमेंट छोड़ रखी भाई साहब ने, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये भी ऐड कर देंगे। अब ध्यान सुनना, सर नेट था, डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, ग्रॉस। सर ओनली फिक्स इन्वेस्टमेंट दे रखी थी, हमने इसमें इन्वेंट्री भी जोड़ दिया, तो ये इसका जो सम निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ ये सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं रही बेटा, ये क्या बन गई बेटा, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट बन गई कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स वर्ड हट जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये अब कैपिटल फॉर्मेशन बन गया, इसमें दोनों ही चीज इंक्लूड हो गई बेटा, फिक्स भी और इन्वेंट्री भी। याद करो ना, इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते थे, फिक्स और इन्वेंट्री। तो जैसे ही हम, और कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग जस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो बेटा जैसे ही हम नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये बन गया हमारा आई, और इसको हम नेशनल इनकम में कंसिडर कर लेंगे। समझ आया? हाँ जी बच्चे बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, लिखना मत, अभी लिखने का टाइम मिलेगा आपको, एक एक पॉइंट लिखने का टाइम मिलेगा। पहले मुझे बताओ क्या समझ आ गया आपको, एवरीवन? श्योर? एक और केस हो सकता है, एक और केस हो सकता है, देखते हैं कौन सा केस होगा, केस नंबर 3। केस नंबर 3, सर केस नंबर 3 में गिवन इन एग्जाम, गिवन इन एग्जाम का मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, कहीं एग्जाम का ही वेट कर लो। सर यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। चलो इसका आंसर आप दोगे बेटा मुझे, क्या मुझे ये आई गिवन है, क्या मुझे आई दिया हुआ है, या मुझे आई निकालना पड़ेगा? आई नहीं दिया हुआ है, तो बताओ क्या करूं इसमें मैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मैं क्या करूं,
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या करूं बच्चे इसमें मैं? इसमें ऐड कर दूंगा इन्वेंट्री को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ग्रेट। क्या ऐड कर दूंगा? इन्वेंट्री, क्योंकि बेटा हमें ऑलरेडी ग्रॉस दिया हुआ है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड है, दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी ग्रॉस में दिया हुआ है। बट यहाँ पर सिर्फ हमें फिक्स इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेंट्री मिसिंग है, तो इन्वेंट्री जैसे ही जोड़ देंगे ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या ये हमारा आई था? हाँ जी बेटा बोलो, समझ आया? प्लीज यार पार्टिसिपेट करो सारे बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? एक और केस है, तो जनरली आज तक एग्जाम में नहीं पूछा, बट मेरा फर्ज बनता है आपको कराना। क्यों? क्या पता पूछ ले। और नालायक, दोबारा बता दो। देखो ना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा ग्रॉस तो ऑलरेडी है, ये हमारा आई तो है नहीं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स दिया हुआ है, फिक्स फिक्स फिक्स, यानी कि हमें पूरी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ओनली फिक्स दिया हुआ है, तो इसमें हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जैसे ही जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल। समझी? ओके। एक और केस है बेटा, जनरली देखो पूछा नहीं गया आज तक एग्जाम में, बट क्या पता पूछ ले, राइट? तो उस वाले केस को भी एक बार देख लेते हैं। तो जरा आप 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अभी आप अगेन लिखने का मौका दिया जाएगा, इधर देखो ध्यान से। केस नंबर 4, ये एग्जाम में जनरली नहीं पूछा गया बेटा आज तक, ठीक है, बट क्या पता पूछ लिया जाए। इन एग्जाम दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस नेशनल कैपिटल फॉर्मेशन। क्या ये हमारा आई है बेटा? जो हमने ऊपर आई देखा था, क्या इसका मतलब आई है ये हमारा? बताना जरा मुझे, क्या अलग है इसमें? डिफरेंट क्या दिया हुआ है? आई में क्या आता हमारा? जी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नेशनल, और हमें क्या चाहिए? डोमेस्टिक। तो बेटा क्या करेंगे, इधर देखो, अगर मुझे आई बनाना होगा तो क्या करूंगा? ग्रॉस नेशनल कैपिटल फॉर्मेशन। बताओ क्या करूं? माइनस क्या? डेप्रिस, अबे नालायक, डेप्रिसिएशन कहां से आ गया? अरे डेप्रिसिएशन क्यों ऐड होगा? ग्रॉस में दिया हुआ है भाई। क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? हड्डियां तोड़ दूंगा नालायकों की। यहाँ पे नफिया की ट्रीटमेंट होगी ना, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे नफिया फ्रॉम वाला अगर दिया होगा तो, प्लस कर देंगे नफिया टू वाला अगर दिया होगा तो। क्योंकि देखो नेशनल है, अच्छा एक सेकंड, नेशनल को डोमेस्टिक बना रहे हैं ना, तो ये प्लस होगा, सॉरी, और ये टू वाला माइनस होगा। याद करो ना भाई साहब, आप डोमेस्टिक को जब नेशनल बनाते थे, देखो उधर ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक को जब नेशनल बनाते थे तो प्लस करते थे नफिया कौन सा वाला? फ्रॉम वाला। हाँ जी। और जब उल्टा करोगे तो माइनस कर दोगे नफिया फ्रॉम वाला, है ना? तो देखो फ्रॉम वाला हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए माइनस, सही तो लिखा था हमने? कंफ्यूज करते हो ना लाइक, ये माइनस हो जाएगा फ्रॉम वाला, ठीक है, और ये वाला हमारा हो जाएगा प्लस, ठीक है जी। तो सर जब हम क्या करते थे, डोमेस्टिक को नेशनल बनाते थे और हमें टू में दिया होता था, हमें किस में दिया होता था? टू में, तो माइनस करते थे। क्या करते थे बेटा? माइनस करते थे टू वाला, और उल्टा करना हो तो प्लस कर देते थे टू वाला, ठीक है। तो यहाँ पे टू वाला प्लस हो जाएगा और फ्रॉम वाला हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि नेशनल को किस में बना रहे हैं बेटा? हम डोमेस्टिक बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, ये वाला नेशनल किस में बन रहा है? डोमेस्टिक। तो जैसे ही ऐड होगा बच्चे, ऐड होते ही बेटा ये क्या बन जाएगा हमारे पास? हाँ जी, इसका टोटल समीशन क्या निकल जाएगा? ग्रॉस, ये नेशनल किस में कन्वर्ट हो गया? डोमेस्टिक में, कैपिटल फॉर्मेशन। मान लो आपको लगता है कि यार इतना झमेला नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो फिर आप ऐसी भी छोड़ सकते थे, फिर आपका आंसर जो निकल कर आता, GNP MP निकल कर आता,
ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे नफिया नहीं जोड़ते, नहीं माइनस करते, तो आपका जो फॉर्मूला से यूज होता उसे डायरेक्ट क्या निकल गया था बेटा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर डोमेस्टिक निकल कर नहीं आता बेटा। ठीक है ना। ताकि यहाँ पर डी आए, इस वजह से यहाँ पर हमने नफिया प्लस या माइनस किया था। सेम लॉजिक है जो डेप्रिसिएशन में था। समझ आ गया? हाँ जी बच्चे बोलो प्लीज, क्लियर हुआ? तो ये चार केसेस है बेटा मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये चार केसेस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बेटा। ठीक है। अगर और भी केसेस बनेंगे तो ऊपर नीचे कर सकते हो, कहीं पे ग्रॉस हटा के नेट है, ये सब चीजें लिख सकते हो, बट मैक्सिमम चीजें मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है। अब आपका लिखने का समय आ चुका है, तो उसको आप फटाफट से लिख लीजिए। यहाँ से हमारा है ये केस नंबर 1 से। ठीक है, तो केस नंबर 1 लिखिए, केस नंबर 2 लिखिए, फिर केस नंबर 3 और केस नंबर 4। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट कीजिए, फटाफट से इसको लिखना आरंभ कीजिए। तो ये हुआ हमारा केस नंबर, आई मीन आई वाला पॉइंट। अब आता है सर यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट वाली बात। तो ना सबसे पहले मैं आपको नेट एक्सपोर्ट और नेट इंपोर्ट कराऊं। हाँ बोलो क्या डाउट है, बोलो बोलो बोलो। नहीं, हाँ हाँ, तो बेटा इधर देखो ना, यहाँ पर आप ग्रॉस से नेट थोड़ी जा रहे हो। वो कह रहा है यहाँ पर सर अगर नेट दिया होगा तो नेट से बच्चे आप ग्रॉस बना रहे हो ना। आप ग्रॉस से नेट थोड़ी जा रहे हो, यहाँ पर आप नेट से ग्रॉस जा रहे हो तो प्लस होगा। हाँ बिल्कुल, जब ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जी, ये पूछा है जी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन मत रखो, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखो। अब आइए फटाफट से, बिफोर डिस्कसिंग एक्स माइनस एम, मैं एक छोटा सा सिचुएशन आपको बताता हूँ। मान लो दिस इज इंडिया एंड दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ध्यान से सुनना ना लायक, इंडिया है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। सर अगर मैं विदेश में अपना कोई गुड्स बेच रहा हूं, सेल गुड्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, या कोई विदेशी इंसान हमारे देश में सेल कर रहा है गुड्स, सेल गुड्स इन इंडिया, तो बेटा हम जनरली जनरली इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पर बेचने वाला कौन है? भारत। खरीदने वाला कौन है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो खर्चे कौन करेगा? एक्सपेंडिचर डन बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये खर्चे कहाँ होंगे बेटा? भारत में। ये खर्चे कहाँ होंगे? भारत में, है ना। और सर सेल यानी कि कोई विदेशी इंडिया में कुछ बेच रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका? इम्पोर्ट। तो ये बन जाएगा सेल करने वाला और इंडिया बन जाएगा बाय करने वाला। तो इस स्थिति में इंडिया खर्चे करेगा, और ये खर्चे कहाँ होंगे बच्चे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर होंगे। सर कहना क्या चाहते हो? बेटा एक्सपोर्ट को बोलते हैं एक्स, इंपोर्ट को बोलते हैं एम। मैंने आपसे क्या कहा था? हम सिर्फ वो खर्चे लेंगे जो हमारे देश से रिलेटेड हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एग्जाम में आपको एक्सपोर्ट ज्यादा दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बच्चे इसमें डाउट में रह जाते हैं, तो बिल्कुल लिखना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको। अगर इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, तो क्या हमारे पास फेवरेबल आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट? यानी कि मान लो भारत ने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और बाहर से इंपोर्ट किया 50 करोड़ का। 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया तो नेट वैल्यू बेटा भारत की ज्यादा आ रही है, पॉजिटिव। तो यानी कि भारत में 50 करोड़ का खर्चा भारत में हो रहा है, तो इसको हम बेटा एक्सपेंडिचर मेथड में जोड़ देते हैं, क्योंकि खर्चे कहाँ हो रहे हैं? भारत में। अब ध्यान से सुनेंगे सर, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। सर एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है, इस बार इंपोर्ट ज्यादा हो गया। यानी कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा था 100 करोड़ का, और विदेश से इंपोर्ट कर रहा था 200 करोड़ का। ठीक है, भारत ने एक्सपोर्ट कितना करा? 200 करोड़ का। और इंपोर्ट कितना करा? सॉरी, एक्सपोर्ट कितना करा? 100 करोड़ का। इंपोर्ट कितना? तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा नेट एक्सपोर्ट आएगा बच्चे, या नेट इंपोर्ट आएगा? नेट इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है ना, और इंपोर्ट खर्चा भारत में हो रहा है या विदेश में हो रहा है?
विदेश में हो रहा है भाई साहब, तो हम इसको अपनी नेशनल इनकम से क्या करेंगे, हटा देंगे। इसका मतलब इसको हम माइनस कर देंगे। तो एक बात याद रखना, अगर नेट एक्सपोर्ट दिया होगा तो जोड़ेंगे, नेट इंपोर्ट दिया होगा तो माइनस करेंगे। क्यों? लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो खर्चा भारत में हो रहा है वो भारत में जुड़ेगा, जो खर्चा भारत से बाहर हो रहा है वो भारत से बाहर जुड़ेगा बेटा। इसका मतलब भारत में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है बेटा कि इंडिया में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। नेट इंपोर्ट का मतलब होता है खर्चे विदेश में ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम बेटा -100 करोड़ रुपए बाहर भेज रहे हैं ना। समझ आया नेट एक्सपोर्ट और नेट इंपोर्ट का बेसिक मतलब। इसके ऊपर एक और छोटा सा पॉइंट और है, पहले मुझे बताओ क्या ये क्लियर हुआ? नहीं बोलोगे नालायको? क्लियर टू एवरीवन? का श्योर लॉक कर दूं? एक बार और समझा दूं नालायक। देखो ये इंडिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पता होगा ना भाई साहब आपको। एक्सपोर्ट तो पता ही होगा, इंपोर्ट तो पता ही होगा। यानी कि अगर भारत कोई गुड्स विदेश भेज रहा है तो वो एक्सपोर्ट होता है, तो विदेशी लोग भारत में खर्चा करेंगे। और जो इंपोर्ट होता है बेटा उसमें इंडिया खर्चा कर रहा है बाहर। तो यहाँ देखो मैंने क्या कहा, एक्सपोर्ट ज्यादा है मतलब इंडिया का गुड्स बाहर जा रहा है, इंपोर्ट कम है, इंडिया इंपोर्ट कम कर रहा है। तो इसका मतलब ज्यादा खर्चा भारत में हुआ ना। अगर मैं यहाँ पर 100 करोड़ -50 करोड़ कर दूं, यानी कि 100 आ रहा है 50 जा रहा है, तो फिर भी हम सरप्लस में है ना। तो 50 करोड़ भारत में जुड़ जाएगा। और मैं उल्टा बोलूं कि एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि 100 आ रहा है 200 जा रहा है, भाई साहब -100 करोड़ हमारा खर्चा विदेश में हो रहा है। तो विदेश की नेशनल इनकम में जुड़ेगा, ताकि हमारी नेशनल इनकम में, तो हमारी नेशनल इनकम में इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो इसलिए नेट एक्सपोर्ट दिया होगा तो प्लस, नेट इंपोर्ट दिया होगा तो माइनस। क्लियर? हाँ जी बोलो। चलो पहले फटाफट से इसको नोट करो आप लोग, इसको नोट करो फटाफट से आप लोग। फिर इसका एक छोटा सा पॉइंट और समझाऊंगा आपको, जो कि बहुत सिंपल है, आपको आता है वो पॉइंट। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसको। तो भाई साहब ये हमने पढ़ा बेसिक सिचुएशन, ठीक है भाई। अब सर मान लो एग्जाम में सिचुएशन कैसे दी हुई है। केस नंबर 1, सर नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है ना, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है और वैल्यू दी है -100 करोड़। बताओ नेट एक्सपोर्ट की क्या ट्रीटमेंट होगी फॉर्मूले में? बताओ भैया, नेट एक्सपोर्ट क्या करूंगा फॉर्मूले में? सर नेट एक्सपोर्ट अभी आपने बताया था प्लस होता है जी, बिल्कुल प्लस होता है जी। और डेटा हमें दे रखा माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस। तो फॉर्मूले में क्या कर देंगे, नेट एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे भैया, ठीक है ना। फिर मान लो नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, केस नंबर 2। ये बहुत सिंपल बातें हैं, आपको आती है, बट पता है क्या होता है, कभी कभी इन सिंपल बातों में बच्चा फंस जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सर नेट इंपोर्ट है और एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है -100 करोड़। अब बताओ क्या करूं, बताओ नलायको। सर नेट इंपोर्ट सर माइनस होता है, बिल्कुल होता है जी, ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो फॉर्मूले में क्या कर दूंगा, इसको प्लस कर दूंगा जी, है ना। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको पता है, ऑब्वियसली आप मैथ्स वाले बच्चे हो। बट फिर भी मेरा फर्ज है बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स में भी फंस जाते हैं। विद दिस द फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन इज ओवर हियर, राइट। इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म हो गई बेटा, क्या समझ आ गया? बोलो फटाफट से नलायको। क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। अब सर एक बात बताइए, इतना तो हमने पढ़ लिया, अब जरा इसका फॉर्मूला ही बता दो। तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है एक्सपेंडिचर मेथड का, ध्यान सुनना। अभी हमने काफी डिटेल में चीजें डिस्कस कर ली। फॉर्मूला क्या है सर इसका? तो बेटा इसके फॉर्मूले से निकल कर आता है GDP@MP। और इसलिए हम बोलते हैं C+G+I+X-M, चाहे वो नेट इंपोर्ट हो चाहे नेट एक्सपोर्ट हो, राइट। तो सी का मतलब क्या पड़ा था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी का मतलब क्या पड़ा था, ग्रॉस, सॉरी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई का मतलब क्या पड़ा था बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये नेट एक्सपोर्ट रहेगा या नेट इंपोर्ट रहेगा, डिपेंडिंग की क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो इन सबको जोड़ने के बाद बच्चे हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर हमें निकालना है नेशनल इनकम, तो ये निकाल लिया हमने स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 3 हमारा होता था, याद है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे। मान लो दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज गिवन, तो ग्रॉस को बच्चे नेट बनाएंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा, है ना। और फिर डी को एन बनाएंगे, यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे।
तो प्लस कर देंगे नफिया फ्रॉम वाला, भाई साहब ये चीजें आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। माइनस कर देंगे नफिया टू वाला। हाँ जी बच्चे, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो कहलाएगी ये। फिर एमपी को हम क्या बना देंगे बेटा, एफसी। ठीक है, एमपी को क्या बना देंगे बच्चे, एफसी बना देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास एन एन पी एफ सी। तो माइनस एन आई टी, माइनस आई टी, प्लस सब्सिडी, जो भी दिया होगा वो कर लेना। और फाइनली विल फाउंड नेशनल इनकम। क्या निकल के आ जाएगा बच्चे हमारी, नेशनल इनकम। ये क्या निकल के आ जाएगा हमारी, नेशनल इनकम। जरूरी नहीं एग्जामिनर आपसे यही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है बेटा, डिपेंड करता है। और ये है हमारी डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम। आई होप सो बेटा आपको समझ आ गया हो। ठीक है भाई, तो ये बेसिक सिचुएशन आज मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले के एक एक पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया। राइट, नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। राइट, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे और मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेके तो मोस्ट वेलकम बेटा, आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आज की क्लास यहीं तक हमारी समाप्त हो गई है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही बेटा।